माय डियर, आज हम लोग वांटव गुणक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वांटव गुणक पढ़ने से पहले हम लोग असामान्य मोलर द्रव्यमान को देखना चाहते हैं। ये असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है? तो असामान्य नाम से ही है, असामान्य यानी जो सामान्य नहीं है। ये क्या, ये सामान्य असामान्य क्या कह रहे हैं सर? बताते हैं। हमने अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के यहां पढ़ा है मैंने। अनुसंख्य गुणधर्म एक पढ़ा वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, एक पढ़ा क्वथनांक उन्नयन, एक पढ़ा हिमांक अवनमन, एक पढ़ा परासरण दाब। और इस सब से हमने, इन चारों से हमने पदार्थ का अनुभार प्राप्त करने का फॉर्मूला देखा है, सूत्र देखा है। अब उस फॉर्मूला से चलते हैं किसी पदार्थ का अनुभार प्राप्त करने। लेकिन एक ऐसा पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो वियोजित होते हैं या संयोजित होते हैं। संगुणन होता है या उनका वियोजन होता है। यानी कुछ विद्युत अपघट्य होते हैं जिनको जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित आप करते हो तो वो आयनों में टूट जाते हैं। तो जो पदार्थ आयनों में टूट जाते हैं, हम उनकी बात करते हैं कि जो आयनों में टूट जाते हैं। और कुछ लोग, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपने में समाहित होकर डाइमर बनाते हैं, ट्राइमर बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं। तो हम जो है, हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो लोग आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं। जो लोग पॉलीमर बनाते हैं, हम पॉलीमर की बात करते हैं, डाइमर की बात करते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों का अनुभार यदि हम अनुसंख्य गुणधर्म से निकालते हैं, यानी वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन के सूत्र से निकालते हैं, तो उनका अनुभार जो वास्तविक होता है, उनका जो सामान्य मोलर द्रव्यमान होता है, वैसा नहीं आता है। या तो उससे कम आता है और नहीं तो उससे ज्यादा आता है। तो यही कम या ज्यादा जो आता है, इसी को हम लोग असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब क्लियर हुआ कि उसको असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। अब वो असामान्य मोलर द्रव्यमान जो हुआ, तो ये चिंता का विषय था कि इसको सामान्य कैसे किया जाए। तो हमारे वांटव साहब ने एक फैक्टर दिया, एक गुणक दिया आई, और कहा कि इससे अगर इसका यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो जो आपका असामान्य आ रहा था मोलर द्रव्यमान, सामान्य आने लगेगा। तो हमने क्या किया कि इसी गुणक को, आई को हमने जो है, ये वांटव गुणक जो है आई, इसका प्रयोग मैंने उन सभी फॉर्मूलों में कर दिया। तो हमने जो है सो कि जो अनुसंख्य गुणधर्म के जो 4 फॉर्मूले थे, उसमें देखिए आई का मैंने प्रयोग कर दिया कैसे। और जब इनका प्रयोग करके काम करते हैं, तो मेरा जो असामान्य मोलर द्रव्यमान आ रहा था, अब सामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है। तो ये हमने जान लिया। इसी में हम लोग देखिए कैसे अब हमारा नया सूत्र जो है, अब जितने सूत्र पढ़े थे अनुसंख्य गुणधर्म का, उसमें किसके लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा किसके लिए लागू है, कि जब कोई पदार्थ वियोजित होता है, वियोजन होता है पदार्थ का, या संगुणन होता है, संयोजित होते हैं, उसके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। ये निकालते कैसे हैं सर? आई का मान पुट कैसे करते हैं? तो आई का मान हम निकालने के लिए हमारे कुछ सूत्र यहां दिया है कि सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा सामान्य मोलर द्रव्यमान। आई किसको कहते हैं? प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणक, चाहे परिकलित अनुसंख्यक गुणक गुण, या हम आई इक्वल टू संगुणन या वियोजन के बाद कोनों की मोलों की संख्या
बटा संगुणन या वियोजन के पहले कणों के मोलों की संख्या, ये तो सारा थ्योरेटिकल बात कह दिए। कोई ऐसा उपाय बताइए ना कि जिससे हम धाय से निकाल ले और इसका यूज कर दे। बेचैन हैं, चाहते हैं, देख लीजिए हम आपको दिखाते हैं। तो आई को हम निर्धारित कर सकते हैं, हमारे पास है उपाय सर कि हम आई को निर्धारित कर लेते हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं वियोजन के लिए। दो वर्ग पता है, एक तो संयोजन होता है तो वियोजन होता है। तो वियोजन के लिए पहले हम बात करते हैं। तो वियोजन के लिए इसमें भी हम दो प्रकार की अभी बात करेंगे, ए बी प्रकार के लिए और AB2 या A2B के लिए। तो ए बी प्रकार के चलते जैसे KCl है, NaCl है, ये सब जो लोग हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। अब देखिए KCl को लिया या आयन में टूट गया, कैसे K+ और Cl-, ये ध्यान रखिएगा। ये हम यहाँ पर लिखे हैं वियोजन से पहले, यहाँ के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो लिखे हैं वियोजन के बाद, यहाँ के लिए बात किए हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो वियोजन से पहले मामला क्या था कि KCl1 था, अभी K+ और Cl- का निर्माण नहीं हुआ था। थोड़ा सा कल्पना कीजिए, अगर समय हो, समझना चाहते हो तो ठीक से कल्पना कीजिए कि मैं गेहूं को डाल दिया हूं पीसने के लिए, लेकिन अभी पिसाया नहीं है, अभी आटा का निर्माण नहीं हुआ है। तो अभी मैंने गेहूं यानी KCl को रख दिया है, KCl की मात्रा 1 है, अभी आटा का निर्माण नहीं हुआ है, आटा का निर्माण अभी 0 है। ये कब? वियोजन के पहले, यानी मशीन स्टार्ट करने से पहले की बात कर रहे हैं। जब मशीन स्टार्ट कर दिए, कुछ समय निकल गया, यानी वियोजन के बाद ये जो वियोजित हो गया तब, तो कुछ देर के बाद, तो जब मशीन स्टार्ट कर दोगे कुछ देर के बाद तो आटा बनेगा। आटा कितना बना? मान ली कि आटा अल्फा बना, तो गेहूं तो कम हो जाएगा ना। कितना कम हुआ? तो जितना आटा बनेगा उतना गेहूं कम हो गया। तो ये 1 - अल्फा 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 बना, यदि आपका अल्फा मात्रा बना यदि आपका आटा का, तो गेहूं तो उतना कम हो जाएगा। तो 1 - अल्फा मैंने कर दिया और इस सब को मैंने जोड़ दिया मोलों की कुल संख्या कर। ऐसी मोलों की कुल संख्या को आई कहते हैं, यानी वांटव गुणक कहते हैं। ये सब को जोड़ दो, 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, सबको जोड़ दिया है। ये प्लस माइनस तो कैंसिल, टोटल होकर आया है 1 + अल्फा। एक बहुत बारीक की बात बताते हैं, यदि पूर्ण विघटन होता है चाहे पूर्ण संयोजन होता है, ध्यान रखिएगा, पूर्ण विघटन होगा तो अल्फा का मान हमेशा 1 होता है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विघटन की डिग्री है, इसका मान 1 हो जाता है पूर्ण वियोजन के लिए। तो जब 1 हो जाएगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 1 + 1 2, यानी आई का आप निकाल दिए सर। आई का मान कितना हुआ? ऐसे प्रकार की AB प्रकार की आई का मान कितना हुआ? 1 + 1 2 हो गया, आसानी से निकल गया। अगर यह प्रकार हो, AB2 प्रकार हो या A2B प्रकार हो, तब क्या होगा? तो इसको तोड़िए, CaCl2 टूट गया, Ca2+ आप प्लस 2Cl-, ध्यान रखिएगा 2Cl- है, Cl2 है तो 2Cl- हुआ। वियोजन के पहले 1 था, अभी आटा का निर्माण नहीं हुआ है, 0 0 है। लेकिन जब वियोजन के बाद यह अल्फा निर्माण हो रहा है तो 1 - अल्फा कर दिए यहाँ पर CaCl के पास। और यहाँ लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2Cl- है, इसलिए यहाँ 2 अल्फा है, ध्यान रखिएगा। 3 होता तो 3 अल्फा होता, 4 होता तो 4 अल्फा होता। क्लियर हो गया जी? अब हम इसको सबको जोड़ते हैं तो 1 - अल्फा अब प्लस अल्फा अब प्लस 2 अल्फा, तो प्लस माइनस कट गया, 1 + 2 अल्फा हमको बचा। और आपको अभी हमने बताया है कि पूर्ण वियोजन के लिए अल्फा का मान 1 होता है। तो जोड़ दीजिए 1 + 2 × 1, यानी कि कितना हो गया? 3। आई का मान 3 आ गया। एकदम आसानी से आप निकाल सकते हो कि आई का मान 2 होगा कि 3 होगा। कैसे निकाले हैं समझ सकते हैं। अब यहां दिक्कत नहीं, वांटव गुणक हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब संयोजन होगा तब क्या होगा? तो विघटन के लिए बताया है, संयोजन होगा तो क्या होगा? तो संयोजन या संगुणन कहते हैं, संगुणन के लिए, संगठित के लिए। यह देखिए जरा हमसे, इसको 2 गो लिए थे, देखिए इसी को कहते हैं डाइमर। यदि यहाँ पर 3 रहता तो ट्राइमर होता, यदि यहाँ पर 4 रहता तो देख रहे हैं ना, ब्रैकेट करके यहाँ नीचे लिखे हुए, यहाँ 2 लिखे हैं तो डाइमर है, 3 लिखते तो ट्राइमर होता, L लिख देते तो पॉलीमर हो जाता। पहले डाइमर के लिए चलते हैं। तो संगुणन से पहले देखिए यहाँ पर खेल है, इसको 1 लेते हो तो इसकी मात्रा 0 है, क्योंकि आटा का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन संगुणन के बाद जब चलते हो तब देखिए x मात्रा इसका इसमें से कम हुआ तो ये x लिखे हैं। लेकिन एक ध्यान रखिए, यहाँ यदि 2 है तो इसके बाटा में 2 लिखोगे, यदि यहाँ 3 है तो इसके बाटा में 3 लिखोगे, n है तो इसके बाटा में n लिखोगे।
अब मान लो कि कुल संख्या जोड़ लो 1 माइनस अल्फा आप प्लस x/2 कर दिए 1 माइनस x/2। तो 1 माइनस x/2 किसके लिए है? टाइमर के लिए। ऐसा ही टाइमर के लिए कितना हो जाएगा? तो 1 माइनस x/3। पॉलीमर के लिए कितना हो जाएगा? तो 1 माइनस x/n। एकदम आसानी से सर निकाल दिए हम। आई निकालना एकदम आसान है। अब चलते हैं थोड़ा सा बात करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन से दिखाना चाहते हैं। इसे तो क्वेश्चन हमने बहुत बनाया है। हमने क्वथनांक उन्नयन पर बनाया, हिमांक उन्नयन पर बनाया, परासरण दाब पर बनाया, वाष्प दाब के सापेक्षिक नमन पर बनाया है। लेकिन आई के साथ वांठक गुणक के साथ अभी तक एक भी सवाल नहीं बनाया है। हम उसमें से सिर्फ एक दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि आई का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि 0.1 मोलर NaCl के जलीय विलयन की हिमांक का नमन बतलाना है। तो NaCl देखते हमारे दिमाग में हो गया कि तो विद्युत अपघट्य पदार्थ, तो आयन में ये तो आयनों में टूट जाता है। जब जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो आयनों में टूट जाता है। तो ऐसे पदार्थ विघटित होता है, इसलिए विघटन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और विघटन के लिए जो है सो कि आई का मान NaCl AB प्रकार का है। तो NaCl जो AB प्रकार का, इसके लिए आई का मान कितना है? 2। बस हम यहाँ आई का मान यहाँ 2 रखें। फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। देखिए फॉर्मूला यूज किए और फॉर्मूला में हम आई का मान कितना रख दिए? 2 रख दिए। NaCl को देखते हम 2 रख दिए। और Kf का मान दिया है सवाल में, और M का ही मान दिया है 0.1, ये हमने रख दिया। डेल्टा TF का मान मुझे प्राप्त हो गया। लेकिन सर हमको निकालना है कौन चीज? हमको निकालना है कि हमको जो है सो कि हिमांक का नमन प्राप्त करना है, यानी कि हमको TF प्राप्त करना है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा TF बराबर होता है TF नॉट माइनस TF। TF नॉट का मतलब तो मुझे मालूम है कि 0 होता है। इसको आगे पीछे कर दीजिए इस साइड से उस साइड, तो 0 माइनस इतना आया, यानी कि माइनस में हमको आया। हमको इसका आंसर मिल गया। मुख्य रूप से मुझे यह सीखना था यहाँ कि हम आई का यूज कैसे करते हैं और आई का मान हम कैसे पुटअप करते हैं, ये मैंने सीख लिया। और आपसे एक बड़ी खुशी की बात बताएं कि इसी के साथ आज हम लोगों का विलयन चैप्टर समाप्त हो रहा है। आज हमने विलयन पूर्ण रूप से पढ़ लिया। ये पूरी चैप्टर के एक एक बिंदु को मैंने आपको पढ़ा दिया और उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। और कहीं कष्ट हो तो हमारे YouTube चैनल कमेंट्स वगैरह से मुझसे बात करेंगे। और फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट किसी क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर के क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।